आइए सुनते हैं जुर्म की एक दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान। हत्यारे ने क्यों ली 9 लोगों की जान, किस राज को छिपाने के लिए की गई सामूहिक हत्या, जानेंगे सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और लाइक भी। 6 मार्च 2020 की बात है। तेलंगाना के वरंगल के रेलवे स्टेशन पर आम दिनों जैसी चहल पहल थी। ट्रेन आई तो एक जोड़ा उसमें सवार हो गया। दोनों पश्चिम बंगाल जा रहे थे। महिला अपने होने वाले पति को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। उनके राजी होने पर दोनों का निकाह होना था। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद लड़के ने महिला से पूछा कि क्या उसे प्यास लगी है। जवाब का इंतज़ार किए बिना वो लपक कर छाछ का गिलास ले आया। ट्रेन चल पड़ी। अगले ही दिन वो शख्स वरंगल लौट आया, लेकिन अकेला। कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सुनसान हो गई। वरंगल के गोरीगुंटा गांव में जूट के बोरे बनाने वाली साई दत्ता ट्रेडर्स के शटर भी डाउन हो गए थे। 21 मई को उसके मालिक जे भास्कर ने एक ऑटो ड्राइवर को कहा कि वो कारखाने पर जाए और वहां गोदाम से बोरे लेकर एक कस्टमर के यहाँ पहुंचा दे। जे भास्कर ने ड्राइवर को बताया था कि कारखाने कैंपस में ही मकसूद आलम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके अलावा 2 और मजदूर श्याम और श्री राम भी वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, उनसे भी बोरे ले लेना। लेकिन ड्राइवर जब कारखाने पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं मिला। बाद में जय भास्कर और उनके पार्टनर संतोष ने मकसूद, उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों की तलाश में आसपास के चक्कर काटे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उन्हें एक कुएं में 4 शव तैरते दिखे। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कुएं से एक पुरुष, 2 महिला और लगभग 3 साल के एक बच्चे की लाश निकाली। उनकी पहचान मकसूद आलम, उसकी पत्नी निशा, बेटी खुशबू और उसके बेटे बबलू के रूप में हुई। अगले दिन पुलिस को उसी कुएं से 5 और लाशें मिली। 3 से 55 साल तक के इन 9 लोगों की लाश मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि इन लोगों को जहर दिया गया था। शरीर पर बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। पुलिस के पास अब तक सिर्फ यही जानकारी थी कि मकसूद आलम के घर पर 20 मई को उसके बेटे का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें श्याम, श्री राम और शकील भी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि इन सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में शक की सुई मकसूद की बेटी खुशबू के एक पूर्व प्रेमी की ओर घूमी। उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन जांच में पता चलता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। गोरीगुंटा गांव के उस कुएं में लाश मिले हुए 4 दिन बीत चुके थे और इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर कातिल है कौन। तभी एक शख्स वरंगल पुलिस के पास पहुंचा। उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। उसका कहना था कि उसे ये फ़ोन सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास से पड़े मिले। वो गोदाम भास्कर के गोदाम से ज़्यादा दूर नहीं था। पुलिस को केस का एक सिरा हाथ में आता दिखा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक शख्स 20 मई को शाम करीब 6 बजे क्राइम स्पॉट की ओर साइकिल से जाता दिखा और वही शख्स 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास उधर से आता भी दिखा। जांच में ये भी पता चला कि एक फ़ोन मकसूद की पत्नी निशा का था और दूसरा मजदूर श्री राम का। 25 मई को पुलिस साइकिल वाले उस शख्स को 9 लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। उसका नाम था संजय कुमार यादव। वो बिहार का रहने वाला था। पूछताछ में संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा हुआ था कि उसने 9 लोगों का कत्ल आखिर क्यों किया। इस सवाल का सिरा जुड़ता है उसी साल 6 मार्च की उस ट्रेन यात्रा से। संजय ने जो कुछ भी बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। दरअसल संजय ने भी कुछ समय तक मकसूद आलम के साथ काम किया था। उसी दौरान मकसूद से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई और वो मकसूद के घर आने जाने लगा। मकसूद की पत्नी निशा की रिश्तेदार थी रफ़ीका, जिससे संजय की कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ गईं। रफ़ीका तलाकशुदा थी। उसके 3 बच्चे भी थे। इनमें 16 साल की एक बेटी भी थी। रफ़ीका भी उसी कारखाने में काम करती थी और कुछ मजदूरों के लिए खाना भी बनाती थी। रफ़ीका और संजय एक साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद रफ़ीका को शक होने लगा कि संजय उसकी 16 साल की बेटी के बेहद करीब जाने लगा है। 37 साल की रफ़ीका ने तय किया कि वो संजय से शादी कर लेगी।
उसने इसके लिए संजय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन संजय को ये मंजूर नहीं था। उसने रफ़ीका से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। उसने रफ़ीका से उसके माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। 6 मार्च को दोनों वरंगल से पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हुए। संजय ने थोड़ी देर बाद उसे छाछ पिलाई, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। रफ़ीका के बेहोश होते ही उसने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले के ताड़ेपल्ली गुडेम के पास पहुंची तो संजय ने रफ़ीका को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। रेलवे पुलिस को रफ़ीका की डेड बॉडी तो मिली थी, उसने केस भी दर्ज किया था, लेकिन तब रफ़ीका की शनाख्त नहीं हो पाई थी। संजय राजमुंदरी में ट्रेन से उतरा और वरंगल लौट आया। उसने रफ़ीका के तीनों बच्चों से कहा कि उसकी मां पश्चिम बंगाल में अपने माँ बाप के पास कुछ समय के लिए रुक गई है। लेकिन मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक हो चुका था। मकसूद और निशा ने पश्चिम बंगाल फ़ोन भी किया। उन्हें पता चला कि रफ़ीका अपने माँ बाप के घर पहुंची ही नहीं थी। इस बीच देश भर में लॉकडाउन लग गया। मकसूद को कई हफ्तों तक संजय दिखा ही नहीं। 15 मई के आसपास मकसूद को संजय के बारे में पता चला तो मकसूद और निशा ने उसे धमकाया कि वो पुलिस से शिकायत करेंगे। इसके बाद संजय ने खौफनाक साजिश रची। 20 मई को संजय नींद की गोलियां लेकर जूट मिल पहुंचा। वहां उसने पाया कि मकसूद के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। संजय उसी बीच घर के अंदर गया और किचन में जाकर दाल में नींद की गोलियां मिला दी। उसके बाद वो पहले फ्लोर पर गया और वहां रहने वाले बिहार के श्रीराम और श्याम के खाने में भी गोलियां मिला दी। मकसूद के घर उस दिन शकील भी खाना खाने आया हुआ था और वो भी संजय की साजिश का शिकार बन गया। पुलिस के पास संजय के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिनों पहले संजय ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च किया था। उसके फ़ोन में नींद की गोली एटोवैन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला। पुलिस ने वरंगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि संजय ने 16 मई और 18 मई को वहां से एटोवैन के 4 पत्ते खरीदे थे। मरने वालों की विसरा रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया था कि उनके शरीर में एटोवैन के अंश थे। संजय के फ़ोन में रफ़ीका की 16 साल की बेटी के रेप का वीडियो भी पुलिस को मिला। इन सबूतों के आधार पर वरंगल की ज़िला अदालत ने संजय को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सज़ा सुनाई। अदालत में रफ़ीका की बेटी ने बयान दिया कि संजय उसके साथ रेप करता था। जांच में उसे गर्भवती भी पाया गया। संजय के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। फिलहाल अभी संजय के खिलाफ रेप और रफ़ीका की हत्या के मामले की जाँच चल रही है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।